नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर इंसाफ पाने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी निःशुल्क सहायता के लिए। आज जिस विषय को लेकर हम सामने आए हैं वो किराएदार और मकान मालिक के हक से जुड़े कानूनी प्रावधानों से जुड़ा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं किराएदार और मकान मालिकों के हक से जुड़े कानूनी अधिकारों की कि कानूनन क्या कुछ अधिकार हासिल होता है एक किराएदार को और एक मकान मालिक को भी। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान राजेश लाठीकरा जी हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो किराएदार और मकान मालिकों के हक से जुड़ा हुआ है कि कानूनन क्या कुछ अधिकार मिलता है। आप सबसे पहले ये बताएं कि कानूनन क्या कुछ अधिकार होता है एक किराएदार के लिए भी और एक मकान मालिक के लिए। इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जिससे कि हाउसिंग रेंटल मार्केट को कंट्रोल करना एक फीचर होता है इसका। इसमें ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेनेंटेड प्रेमिसेस होता है। एक प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट होता है अगेंस्ट इनडिस्क्रिमिनेट इविक्शन। उसके बाद फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड फेयर रेंट होता है इसमें। इसके बाद इस तरह के 4-5 फीचर्स होते हैं जिसके तहत रेंट कंट्रोल एक्ट्स बनाए जाते हैं। हर एक स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के मुताबिक वो थोड़े थोड़े चीज़ें चेंज होती है। अदरवाइज फीचर्स हर किसी के प्रोविजन ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। इसके तहत कुछ ड्यूटीज दी गई है मकान मालिक के ऊपर भी, कुछ किराएदारी की भी ड्यूटी होती है। जब वो उसका कभी भी वायलेशन होता है तो दूसरे के पास राइट आ जाता है, चाहे उसको वो जैसे नॉन पेमेंट ऑफ रेंट होता है, अगर उसकी ड्यूटी है उसको टाइम पे पेमेंट देना रेंट को। अगर लैंडलॉर्ड को टाइम से पेमेंट नहीं मिलता उसके पास ग्राउंड ऑफ इविक्शन बनता है, वो रिकवरी अपना पोजीशन का मांग सकता है उससे। और इसमें रेंट जो होता था पहले ऊट फटाक रेंट कोई नहीं ले सकता, जो स्टैंडर्ड रेंट होता है उसके मुताबिक होता है। एक अथॉरिटी होती है इसके अंदर, रेंट कंट्रोलर होता है, वो रेंट कंट्रोलर ही फिक्स कर सकता है रेंट, जिसे स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। बिल्कुल, तो ये जिज्ञासा लोगों में भी होती है कि कम से कम उन्हें ये पता चले कि कानूनन क्या अधिकार हमें हासिल होते हैं। रेट ऑफ रेंट कैसे निर्धारित किया जाता है इसमें? देखिए, अगर हम करें दिल्ली लैंड कंट्रोल एक्ट 1958 की बात, तो उसमें सेक्शन 6 है जिसमें डिफाइन किया गया है स्टैंडर्ड रेंट। उसके कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं कि जिस प्रॉपर्टी को आप किराए पे ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी की कैसी कंडीशन है, उसका साल का जो उसकी जो बनाने की कीमत है, लैंड की कीमत है, उसमें कुछ उसके क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड रेंट होता है। उसके बाद सेक्शन 9 है जिसमें सेक्शन 6 के मुताबिक जो कंट्रोलर होता है वो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर सकता है। अगर उसको सेक्शन 6 के मुताबिक रेंट स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर पा रहा तो उसके बाद दूसरे और सिचुएशंस को देखता है वो प्रॉपर्टी की, आसपास की कंडीशंस में, आसपास की दूसरी प्रॉपर्टीज में क्या रेंट चल रहा है उसी की कंडीशन की प्रॉपर्टी का, उसमें एमिनिटीज क्या अवेलेबल है उस प्रॉपर्टी के अंदर, और उस प्रॉपर्टी के क्या रेंट रीजनेबल रेंट फिक्स किया जा सकता है, उसके मुताबिक रेंट हो सकता है। तो ये फेयर रेंट की कैटेगरी में आता है। वो स्टैंडर्ड रेंट होता है जो सेक्शन 6 के हिसाब से स्टैंडर्ड रेंट की कैटेगरी में होता है। तो एग्रीमेंट कितना कंपलसरी होता है? जी, एग्रीमेंट अगर जब रेंट स्टैंडर्ड रेंट की डेफिनेशन से बाहर चला जाता है, जो हायर साइड रेंट होता है, हाई रेंट होता है जिसका, और वो रेंट कंट्रोल के जैसे दिल्ली रेंट कंट्रोल के अंदर 3,500 रुपए की लिमिट है कि अगर 3,500 रुपए तक किराया है आपका तो आप रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रोविजंस के तहत आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो उसके बाद अगर ऊपर 10,000 है, 8,000 है किराया, तो उसमें आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना होता है।
और सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक अगर वो 11 महीने का है तो आपको रजिस्टर कराने ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन आपका, अगर 1 साल या उससे अधिक है तो आपको रजिस्टर कराना होता है। चलिए बिल्कुल, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। LK विमानन जी हैं, आप महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। LK विमानी जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। जी जी, हेलो सर। जी सर मैं रेलवे में एज ए आरपीएफ कांस्टेबल में था। जी तो सर 2013 में मुझे ड्यू टू लॉन्ग एब्सेंस रिमोट फ्रॉम क्लासेस दिया गया है सर। तो सर क्या मैं अभी केस डिपार्टमेंट पे केस दाखिल करके ड्यूटी में आ सकता सर? प्लीज कानूनी सहायता कर सकता है सर आप? राजेश जी। ड्यूटी से निकाल दिया गया। जी देखिए आपके क्या ग्राउंड्स रहे, आपको क्या नोटिस आया, किस वजह से आपको निकाला है, पहले तो वो वजह देखी जाती है कि किस क्या है। कोई आर्बिट्रेरी डिसीजन है जो आपको गलत तरीके से निकाला गया है तो आप वहाँ पर रेलवे ट्रिब्यूनल्स होती हैं, रेलवे ट्रिब्यूनल्स के पास आप अप्रोच कर सकते हैं जो आपकी है। और अगर आपकी जुरिडिक्शन दूसरी ट्रिब्यूनल्स में बनती है, जो आपकी कंसर्न ट्रिब्यूनल रहती है रेलवे की, उसमें बनती है, तो आपको उस वहाँ पर जाके अप्रोच करना चाहिए। और उसके बाद भी आपको लगता है सुनवाई नहीं होती तो एक रिट जुरिडिक्शन होती है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, उसके अंदर जाके आप कह सकते हैं कि मेरे को गलत तरीके से निकाला गया। जबकि अगर आपका ट्रिब्यूनल की जुरिडिक्शन नहीं बनती तो उसके बाद आप हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं रिट जुरिडिक्शन के अंदर, इसके तहत आपको रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल, चलिए उम्मीद करते हैं LK विमानन जी, जो उपाय आपको बताया है राजेश लाठीगरा जी ने, अगर वो आप उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता मिलेगी। और इसके अलावा आप अपने दस्तावेज भी हम तक पहुंचा सकते हैं, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। एक और कॉलर हमारे साथ चंद्रपाल जी जुड़ गए हैं, आप मेरठ से हैं। चंद्रपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। चंद्रपाल जी, सबसे पहले तो आपसे निवेदन कि आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद कर दें ताकि आप अपनी आवाज को ढंग से उठा सकें। चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन हम लगातार अपने दर्शकों से अपील भी कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं अपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप पूरी तरह से बंद कर दें ताकि आपकी आवाज़ को हम ठीक ढंग से सुन सकें और उसके बाद उस पर क्या कानूनी प्रक्रिया आप अपना सकते हैं उसका वाजिब जवाब आप तक पहुंचा सकें। फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर कानूनी पेचीदगी के चलते आप परेशान हैं, कोई रास्ता आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए हम आपके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। राजेश जी, जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि रेट ऑफ रेंट कैसे निर्धारित होता है, आपने वो भी बताया, साथ ही जो एग्रीमेंट को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। एग्रीमेंट, देखिए जो एग्रीमेंट होता है बड़ा अहम दस्तावेज होता है एक टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में, क्योंकि अगर आपका रेंट 10,000, 20,000 या 15,000 है जी, और आप रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाते, आप ओरल टेनेंसी पे दे देते हैं, तो आपको मकान मालिक को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है इसमें। क्योंकि हो सकता है एक टाइम आए और आपका किराया देना बंद कर दे, तो ज्यादातर केसेस कोर्ट के अंदर इसी तरह के होते हैं, किराया देना बंद कर देते हैं, वहां पर वो प्ली लेते हैं क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है आपका रेंट कितना फिक्स हुआ है, ओरल पे वो कहते हैं हमारा 3500 से नीचे है। आपको अपना पोजीशन खाली कराने में दिक्कत हो सकती है इस ग्राउंड पे। तो ज्यादातर इसमें सलाह यही रहती है कि अगर आपका टेनेंट लैंडलॉर्ड का कोई रिलेशन बन रहा है, आप किराए पे दे रहे हैं अपनी संपत्ति को, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल सम प्रॉपर्टी होती है, उसको कुछ थोड़े बहुत किराए के लिए आप उसके अंदर आप उसको रिस्क में ना डालें। आप एक अपना प्रॉपर एग्रीमेंट बनवाएं जिसके अंदर पूरी क्लॉसेस प्रॉपर्ली दें। आप एक समय सीमा निर्धारित करें कि इतने समय सीमा के लिए हमें किराए पे दे रहा है इनको, उसमें रेंट आपका प्रॉपर्ली फिक्स होना चाहिए। उसमें अगर इंक्रीज है तो वो इंक्रीज आपको बिल्कुल क्लियरली बतानी चाहिए कि इतने टाइम बाद हम किराया बढ़ाएंगे। और जो खाली कराने की प्रोविजंस होते हैं वो भी आप बताइए कि इतने टाइम में आपको खाली कर देना पड़ेगा। और बेहतर ये होगा कि आप अपने प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी देके उस एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड जरूर कराएं, क्योंकि अगर आपका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तो आपको उसे खाली कराने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि कई लोग, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि कई मामले इस तरह के सामने आते हैं जहाँ पर एग्रीमेंट नहीं होता है, सिर्फ आपसी तालमेल की वजह से हो जाता है और इस तरह के मामले आगे चलकर कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं। तो ये वेरिफिकेशन कितना अनिवार्य इसमें होता है मकान मालिकों को, क्योंकि इस तरह के मामले भी होते हैं कि मकान मालिक ज्यादातर वेरिफिकेशन से कतराते हैं। इसमें देखिए ऐसा होता है कि जब भी आप किसी को किराए पे संपत्ति दे रहे हैं अपनी, तो थाने में आजकल एक फॉर्मेट अवेलेबल होता है, उसमें जिसको किराए पे दे रहे हैं उसकी पूरी डिटेल्स होती है, पुलिस जाके वेरीफाई करती है उस आदमी के क्रेडेंशियल्स, उसको वेरिफिकेशन के बाद उनके पास वो रिकॉर्ड रहता है अवेलेबल कि इस प्रॉपर्टी में ये किराएदार यहाँ पर रहता है। क्योंकि
कोई संदिग्ध आदमी, कोई ऐसा आदमी जिसके बारे में आप जानते नहीं है और अनजान आदमी को आप किराए पे देते हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टी के साथ या आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है उसकी आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए और प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करानी चाहिए किराएदार की, वो बहुत अहम होता है। इसीलिए आपको लगता है कि मतलब वेरिफिकेशन कराना बेहद जरूरी होती है और आप अपने लेवल पे भी करिए वेरिफिकेशन, जहां से वो छोड़कर आए हैं, किन परिस्थितियों में छोड़ा है, वो भी आप वेरीफाई करिए। एक और कॉलर विनय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार से हैं। विनय जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार विनय जी, सवाल कीजिए। जी सर, कहना ये था कि कंप्लेंट कोर्ट से किया गया जी, कोर्ट से कंप्लेंट करने के बाद झूठा पकड़ में लगा गया है सर। विनय जी आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है, आप अपना सवाल संक्षेप में रखिए, क्या दिक्कत है? जी सर, हम चाहते हैं कि हमने इंफॉर्मेशन जो है कोर्ट में दे दिया था सर, ठीक है। उसके बाद वो जो है हम पर केस से बात लिख दिया 1 महीना लेट। विनय जी आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। आपकी जो शिकायत है, आप अपनी शिकायत हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं और जो आईडी है वो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और जो विषय लेकर आज हम आए कि किराएदार और मकान मालिक के हक संबंधी कानूनी अधिकार क्या कुछ हैं, किन परिस्थितियों में किराएदार से मकान खाली कराया जा सकता है, संक्षेप में इस पर आपसे राजेश जी जानना चाहूंगा। इसके अंदर देखिए कई आधार होते हैं, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट एक आधार हो सकता है और इसके अंदर ये भी आधार हो सकता है कि आपको जिस चीज के लिए दी गई है प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल दी गई है, आप उसका दूसरा बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक ग्राउंड हो सकता है जी। और ये भी ग्राउंड हो सकता है कि आपको एडिशन, अल्ट्रेशन या कुछ कराना है अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, अगर वो रेंट कंट्रोल में आती है तो ये आधार रेंट कंट्रोल के। और एडिशन, अल्ट्रेशन या कोई आपको रिबिल्ड करनी है अपनी प्रॉपर्टी, उस आधार पर भी खाली करा सकते हैं। बोनाफाइडी एक सेक्शन होता है, उसमें भी आप खाली करा सकते हैं, प्रोविजन है उसके अंदर बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट आपके यानी कुल मिलाकर जरूरत है जागरूक होने की कि कानूनन जो अधिकार तो प्राप्त होते हैं, चाहे वो किराएदार हो या फिर मकान मालिक हो, आप अपने इन अधिकारियों को पहचानिए और कानून क्या कुछ अधिकार आपको देता है ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश लाठीकरा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो दरअसल कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन सही जानकारी का ना होना या फिर कानूनी पेचीदगी को चलते एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय पाने में खुद को असमर्थ महसूस करता है और इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।